बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन प्लीज़ हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारे दिल की धड़कनों का और दुआओं का हिस्सा तो रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज ना एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है, क्योंकि पिछले दिनों हमारी फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और 2-3 ऐसे वाक़े पिछले मैंने साल में सुने हैं कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। पेशेंट केयर, मरीज़ का ख्याल रखना और मरीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हस्पताल में क्या होता है उसकी नॉलेज तो ऑफ कोर्स हमें हमारे डॉक्टर साहब ही देंगे, जिनसे अभी हम मुलाकात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, पेशेंट केयर घर जाके भी होती है और पेशेंट केयर अगर कोई ऑपरेशन या कोई बड़ी सर्जरी हो उससे पहले भी होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप गए कि खुदा ना खास्ता गुर्दे का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा कि भी एक गुर्दा हमें रिमूव करना पड़ रहा है, सर्जरी है। उस सर्जरी से पहले आपने अपने पेशेंट का वज़न कम कराना है, ये करना है, ये करना है, और आपने ये दवाइयाँ देनी है और ख़्याल रखना है कि किसी इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी वगैरह ना हो जाए कि खुदा न खास्ता ऑपरेशन ना हो पाए, ऑपरेशन डिले हो जाए, राइट। अगर एक बंदे का गुर्दा रिमूव करना है तो ऑब्वियसली कोई सीरियस चीज़ है ना, तो आपने उसका इतना को ख्याल करना है, इतना को मैनेज करना है कि जिस्म में कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जब ऑपरेशन करे तो कोई मसला ना बने। ये हो गई प्री केयर। ऑपरेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। अब बड़े ऐसे केसेस होते हैं। हमारी फैमिली में एक ऐसा केस हुआ रिसेंटली कि एक पर्सनैलिटी ऐसी, उनकी एज ज़्यादा थी, उनको अस्पताल लेके गए, उनका सारा कुछ किया, सर्दियाँ थीं ऑब्वियसली, मतलब पिछले दिनों, और बुज़ुर्गों को तो वैसे ही आपको पता है सर्दी ज़्यादा जल्दी लग जाती है। उनका ऑपरेशन हुआ, उनको घर लेके गए। अच्छा, वो 4-6 दिन तो ठीक थे, उसके बाद खांसना शुरू हो गए, तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, चेकअप हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर पे ही इलाज करना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो डॉक्टर आया चेक करने के लिए घर पे, उनको ये नहीं बताया कि जी अभी अभी इनका गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है। तो कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई। मसला जो है वो ऑपरेशन में नहीं था, अस्पताल में नहीं था, बाद में जो एहतियात और ख्याल करना था वो नहीं किया। तो व्यूअर्स, पेशेंट केयर घर पे, ऑपरेशन या किसी भी चीज़ से पहले, फिर अस्पताल में, और फिर अस्पताल के बाद घर में, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। खैर, हम अभी मुलाकात करेंगे उस पर्सनालिटी से जो हमें गाइड करेंगे, लेकिन किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ आमिना इलियास हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, आज आप किचन में क्या बना रहे हो? आज मंगोलियन चिकन बना रहे हैं विद एग फ्राइड राइस। वेरी नाइस। रेसिपी की तरफ एट सम पॉइंट आऊँगी जी, ज़रूर, no problem। लेकिन आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। और व्यूअर्स, हमारे साथ आज के टॉपिक पे, पेशेंट केयर पे बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर साजिद हमीद हैं। आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ केयर कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो टूटी फूटी सी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, आप हमें बेहतर समझा सकते हैं कि पेशेंट के सेफ्टी, पेशेंट केयर, ये चीज़ क्या होती है? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का मुझे मदऊ करने के लिए और ये टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जब हम ये सेशन ख़त्म करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या अहमियत है। तो शुरू करता हूँ। जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये नाम ही से ज़ाहिर हो रहा है कि पेशेंट सेफ्टी मतलब सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल। तो ये है कि जब हम अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अस्पताल में इलाज हो, लेकिन बहुत से टाइम तो ऐसा होता है कि इलाज हो जाता है, लेकिन एक बड़ा नंबर है कि जब इलाज भी नहीं हो पाता, मतलब वो बीमारी भी ट्रीट नहीं होती और उसके साथ हम कोई और बीमारी भी ले आते हैं। तो इन नुकसानात को, इन पॉसिबल हार्म्स को कम करना ही सेफ़ केयर कहते हैं इसको। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं पेशेंट सेफ्टी की इम्पोर्टेंस। पेशेंट की सेफ्टी को या उसके तहफ़्फ़ुज़ को, यानी कि जो आपका मरीज़ है उसका तहफ़्फ़ुज़, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये वो वाला तहफ़्फ़ुज़ नहीं कहता होता कि सिक्योरिटी गार्ड्स आपको चाहिए। एक्चुअली वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला रोल है वो नर्सेज, डॉक्टर्स एंड जो केयर गिवर्स होते हैं वो अदा करते हैं। बिल्कुल। इसको मैं एक थोड़ा सारा फैक्ट्स आपसे शेयर करता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे है कि अगर रोज़ हफ्ते में एक दफ़ा अगर एक पूरा एरोप्लेन क्रैश हो रहा हो तो वरीसम होगा और लोगों के नोटिस में भी आएगा ना डेफिनेटली कि रोज़ अगर हर हफ्ते एक पूरा प्लेन क्रैश हो जाए और उसमें जितने लोग थे खुदा न खास्ता वो मर भी जाएं, तो ये एक बड़ी न्यूज़ होगी।
लेकिन हेल्थ केयर सेटिंग्स में जो हार्म हो रहा है, जो पॉसिबल हार्म हो रहा है और उसकी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, उसका नंबर इससे भी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। और ये डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज़ का। अंडर डेवलप का और हमारे जैसा मुल्क है, उनमें तो ये डेटा ही नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं है और हमारा सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करता कि हम अगर गलती हो जाती है तो उसको आगे लेकर आएँ और उसको हाईलाइट करें और उस पर फिर बात करें। क्योंकि जो कोई गलती अगर सामने भी लेकर आता है तो वो इसलिए भी नहीं लाता क्योंकि कल्चर नहीं है। वो कहता है कि अगर मैं ये बताऊंगा खुद से तो ये मुझे ही अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमने सेफ़ केयर कैसे करनी है। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम जब इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं तो हमारा इलाज हो पाए और ये ना हो कि हम इलाज तो कराने गए हैं जिस बीमारी का, वो भी ठीक ना हो और उसके साथ हम कोई और बीमारी भी लेकर अस्पताल चले जाएं। तो ये सेफ़ केयर है, इसी पे आज हम बात करेंगे कैसे हम इसको बचाएं और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि जो सारे मसाइल हैं एक्चुअली इस रिस्क को हमने कम करना है। तो अब मुझे पूरा प्रोसीजर बता दें। जी बिल्कुल। अब हमने रिस्क को कम करना है कि फॉर एग्जांपल रिस्क तो रहेगा, हर सूरत रहेगा हार्म का। वो तो हम रोड पे भी निकलें तो रिस्क होता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का, बाकी चीज़ों का। इसी तरह हर प्रोसीजर में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिस्क को ज़ीरो तो नहीं कर सकते, सिफर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करना है। और कम करने के लिए क्या है कि जब हम हस्पताल में जाते हैं तो इसके दो पोर्शन में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो ये है कि हमारे जो हस्पताल हैं, इलाज गाहें हैं, वो इतनी अच्छी हो जाए, हमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर दें कि जो पेशेंट है वो आए और वो अपनी बीमारी ठीक करके जाए, ना कि अपने साथ एक और बीमारी लेकर जाए। ठीक है जी, चलें, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस, इलाज गाहों को बेहतर कर सकें। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दे पाएँ ताकि वो उनको भी पता हो कि क्या काम किए जाएँ तो हमें सेफ्टी, हमें हमारी बीमारी ठीक हो पाएगी और किस चीज़ की हम डिमांड करें इन कंस्ट्रक्टिव वे। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हस्पतालों में हम चलें, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपनी ज़ात को तो कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सॉरी, जो अपनी ज़ात से मुराद अपनी ज़ात को हस्पताल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा डॉक्टर साहब कि जब कोई बंदा बीमार होता है, वो आईसीयू तक में हो, पूरा खानदान आईसीयू के अंदर जाता है मिलने के लिए। और क्या ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए हर अस्पताल, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है कि हर बंदे के लिए नया हसमत सूट बनाएं, उनको इस तरह करें। अब लोग आईसीयू में जाके खड़े हो जाते हैं, ज़्यादा मास्क पहना होता है, ना हाथ धुले होते हैं, ना सैनिटाइज्ड होते हैं, लगी होती हैं सारी चीज़ें कि जी मास्क पहन ले, सैनिटाइज़र नहीं जी, हमने मिलना है, जाके देखना है, बात करनी। भाई एक बंदा आईसीयू में है, आपने अगर उनकी फैमिली वगैरह से भी मुलाकात करनी है तो चले उनसे उनके घरों में जाके मुलाकात करें। हॉस्पिटल में मजमा लगाना, न्यू बॉर्न नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है, 70 लोग उसको आके चूमते हैं, उसे गोद में पकड़ते हैं, फिर वो बीमार हो जाता है तो लोग कहते हैं हाय अल्लाह, 6 दिन के बच्चे को निमोनिया कैसे हो गया। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम भी तो अस्पतालों में घुस के गलत काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं हेल्थ लिटरेसी। ये चूँकि हमारा सबका, जितने भी हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम बीमारी से बचें और जो हम बीमारी हो जाती है तो उसका सही इलाज हो पाए। तो इसमें एक फैक्टर नहीं होता, इसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। हम पहले बीमारी ना हो उस पर भी बात करते हैं, इलाज हो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो बाकी फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हैं, ये कि सेहत कैसे ठीक हो, देखिए बीमारी तो वैसे ही एक बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। उस बीमारी के साथ आप मजीद और उस बंदे को तकलीफ दें जी, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे वो जो बात है ना कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। देखें, आपका अमल आप अपनी तरफ से पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन और नीयत भी आपकी अच्छी है, लेकिन वो अमल उल्टा पड़ जाता है, अगला बंदा बीमार हो जाता है और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई या तो आपने जाके अस्पताल में ड्यूटी देनी है, फैमिली नहीं कर पा रही तो आप करें, समझ आ रही है, जाके अस्पतालों में चाय पीना, वहाँ पे हैंग आउट करना। अस्पताल वाले कितने तंग होते हैं, हमारे अस्पतालों में रश पेशेंट्स का तो होता है, लेकिन पेशेंट्स के अटेंडेंट 10-10, 12-12 साथ बैठे हुए होते हैं। ऐसा ही है, और वो रिस्क है, वो रिस्क पोज कर रहे हैं अपने ऊपर भी और पेशेंट के ऊपर भी, क्योंकि जितने लोग जाएंगे तो ये एक सोर्स है बहुत बड़ा इन्फेक्शंस का, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहते हैं। वो इन्फेक्शंस लेकर भी आते हैं और इन्फेक्शन लेकर भी जाते हैं, घरों को भी लेके जाते हैं। और सॉरी, और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है उसका भी बायस बनते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने बाहर बड़ा अरसा गुजारा है, वेस्ट में तो जिस तरीके से यहाँ पे जब कोरोना में रोक देते थे कि कोई अंदर नहीं जा सकता, मिल नहीं सकता, यही सारे रूल्स बाहर होते हैं जी। बच्चा भी अगर पैदा होता है ऐसा ही है तो टाइमिंग्स होते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक,
और आप लिटरली 5 मिनट 2 मिनट के लिए जाके मिल लें। और मोस्टली तो जो बच्चों के पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड पे बाकी उनको शीशे से दिखाते हैं बच्चा कि बारों बार भाई ऐसा ही है। तो एक्चुअली कोविड की जो सारी रेगुलेशंस थी वो हमें जिंदगी में नॉर्मली फॉलो करनी चाहिए, ऐसा ही है। स्पेशली जब आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना है। ऐसे ही जो इन्फेक्शंस हैं उसमें वैसे भी टॉप प्रायोरिटी जब हम ये बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी, तो उसमें जो पहली बीमारियां आती हैं वो इन्फेक्शंस की हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ तो कैसे जो कि बचें ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहला तो इसका सिंपली यही है कि आगाही दीजिए, जो कि हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। जिसमें एक ये है कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट होता है तो उसको उनके जो अटेंडेंट हैं वो उनकी सपोर्ट बने, ना कि उनकी बीमारी को बढ़ाने में उनके हिस्सेदार बने। जैसा कि कम लोग जाएं, विज़िट करने कम जाएं। और उसके अलावा भी जब एक और भी इसमें बड़ी ज़रूरी में बात मुझे याद आ गई ज़रूरी करनी चाहिए कि कल्चर की जो मैंने बात की है कि जैसे जो चीज़ें हम खा सकते हैं दवाई की सूरत में या ओरल ले सकते हैं उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ना लिया जाए। मतलब एक बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि इंजेक्शंस लगवाना, मुझे बड़ी कमजोरी हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे ताकत का टीका देना जी ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क पोज कर रहे हैं अपने आप को कि वो जो चीज़ आप खा सकते हैं उसको आप खाम खा इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और जब आप इंजेक्शन लगाएं तो इंजेक्शंस के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं ओरल मेडिसिन लेने से। तो इन चीज़ों से बचें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम इंजेक्शंस की तरफ ना जाएं, ड्रिप्स की तरफ ना जाएं। अगर कोई अगर कोई ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई है, तो अच्छे से समझें। कम्युनिकेशन गैप भी एक बहुत बड़ा गैप है कि अच्छे से दवाई का लेना समझें। मेडिकेशन एरर एक ऐसा एरर है जो कि एक बड़ा नंबर है जिसकी वजह से हलाकतें भी हो रही हैं और जिसकी वजह से नुकसानात भी हो रहे हैं, हार्म्स भी हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो नंबर है वो मेडिकेशन एरर का है, क्योंकि लंबे अर्से तक बीमारियां चलती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, वैसे भी हम शुगर में बहुत ऊपर तक आ गए हैं दुनिया में। अगर नंबर लिया जाए तो हमने बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सफ़र तय किया ऊपर आने के लिए, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। तो चूँकि वो दवाइयाँ मुसलसल ले रहे होते हैं, मुसलसल खा रहे होते हैं, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सी दवाई कितनी मिकदार में ली जाए और किस तरह ली जाए। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रिड्यूस करने में कि किस तरह हम पॉजिटिव आउटकम को, डिज़ीज़ को सही तरह ट्रीट करने में अपना किरदार अदा करें। अब देखिए अस्पतालों में तो जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है, राइट। वो तो हमने बात की कि पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल, वो आप जब हॉस्पिटल में आ गए तो वो अस्पताल की जिम्मेदारी हो गई। अब जब घर वापस जाते हैं उसमें पेशेंट सेफ्टी के क्या मामला आते हैं सर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने भी उसको एलैबोरेट किया कि जब आप सर्जरी के लिए, इलाज के लिए जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड होता है कि उससे पहले भी और उसके बाद भी। हम सर्जरी की मिसाल ले लेते हैं, उसको समझना आसान है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो अस्पताल में उसका जो इलाज होना होता है वो होता है और उसके बाद वो मरीज़ जाता है घर। और घर भी जल्दी जाना चाहिए। इधर भी अहम बात है कि खामखा हॉस्पिटल में स्टे करना भी अनदर फैक्टर है कि जिसकी वजह से हार्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि इलाज होना चाहिए लेकिन इलाज के साथ एक और बीमारी लग रही है, तो जो बीमारी ऐड ऑन हो रही है उसमें एक फ़ैक्टर इसका भी है कि लंबे अरसे तक मरीज़ का अस्पताल में रहना। तो जितना मिनिमम स्टे होगा उतना बेहतर होगा। और मिनिमम स्टे के बाद जब वो घर गया है तो अच्छे से समझना कि इसकी केयर कैसे करनी है, दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जो लेनी है, उसका अगर ऑपरेशन हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है और उसके साथ ही उसकी इमोशनल सपोर्ट कैसे करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिल के डिसाइड करते हैं कि कितनी जल्दी मरीज़ सेहतयाब होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनका एक रोल होता है कि वो मरीज़ का हौसला बढ़ाएं, ना कि वो और तरह के मसाइल क्रिएट करें। बहुत से इश्यूज़ होते हैं, एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल और इस तरह के हैं, और उसके अलावा भी हैं। भाई देखें, पेशेंट ऑलरेडी अपनी तकलीफ़ में है, कोई बहन या भाई चीखे मार मार के रो रहे हैं, पिट रहे हैं, तमाशा डाल रहे हैं। देखें, जो बीमार है उसको इन फोकस रखें। जो आप फील कर रहे हैं वो आप घर जाके एक्सप्रेस करें या कहीं और। देखें, एक सख्त सी बात कर रही हूँ लेकिन सोचने की बात है, एक बंदा ऑलरेडी तकलीफ़ में है, वो ज़िंदगी और मौत के उस चीज़ के बीच में है और आप आगे से रो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, डॉक्टरों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, प्लीज़ डॉक्टर की बात सुने, ना कि डॉक्टर के ऊपर चढ़ाइयाँ कर करके उनके ऊपर चीखना, हाइपर होना। ये चीज़ें भी बहुत हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट खराब करती हैं। ये नॉलेज की टाइप्स हैं ना, लेवल्स हैं। जब थोड़ी सी बात पता होती है उसी बात को जान के अगले से आर्ग्यू करना, दैट्स नॉट सूटेबल एंड नॉट रीजनेबल। तो बात को पूरा समझें और अगले को वैल्यू दें। ज़ाहिर है उसने पॉजिटिव रहना चाहिए, तो उनसे ज़रा आप समझें कि क्या सिनेरियो क्या है, किस तरह है, और फिर उनके साथ आप कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो नुकसान सबका होगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है ना कि हमने सब ने मिल के
कम्युनिटी और अपनी जो वेलफेयर के लिए काम करना है। तो उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर इस पे बात नहीं करेंगे तो किसी भी तरह हम बीमारी को बर्डन नीचे नहीं ला सकते। बीमारी का बर्डन नीचे लाने के लिए सारे फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं कि हम समझें, लोगों को एजुकेट करें कि बीमारी को ट्रीट करने के लिए बाकी जो फैक्टर्स हैं वो उनको कैसे एड्रेस किया जाए। और जैसा कि इसका कॉन्सेप्ट आई होप सो कि चूँकि अभी इनिशियल टॉक है, शायद लोग पूरा ना समझ पाएँ कि ये सेफ़ केयर क्या चीज़ है, लेकिन जितना उनको समझ आ रहा है उतना उसको उस पर मज़ीद पढ़ें, उसको देखें, एंड वी विल आल्सो ट्राई कि वी विल कीप डिस्कसिंग दिस इशू। तो फिर जाके उनको समझ आएगी कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह बीमारी को ट्रीट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह गाय बगैर हम आपको बहुत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक में जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट पेश करना है। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमेशा एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपने लेजेंड्स को याद रखें। आज इजाज़ दुरानी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। 1935 में आप जलालपुर जतन में पैदा हुए। बेहतरीन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और आप प्रोड्यूसर थे। फ़िल्मी दुनिया में सिर्फ इजाज़ के नाम से आप बहुत फेमस थे। आपने हमीदा फ़िल्म से अदाकारी का आगाज़ किया। इजाज़ दुरानी ने शानदार फिल्मी करियर के दौरान मोर दैन 150 फ़िल्म्स में काम किया। आपकी फ़ेमस फ़िल्मों की बात करें तो शहीद, बदनाम, मिर्ज़ा जट, लाखों में एक जैसी अमेजिंग फ़िल्म्स शामिल हैं। आपकी डेथ 1 मार्च 2021 को हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स एक ऐसी फ़िनोमिनल पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं जो बहुत वायरल हुई हुई हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी। आप जानते हैं जब हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने हीरोज़ को तो फिर एक ऐसी हीरो, एक ऐसी हीरोइन को हमें ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करना है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी व्यूअर्स, यकीनन आपकी एक बहुत बाहिम्मत और ब्रिलियंट यंग लेडी से मुलाकात करनी है। आमना आप भी बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन यकदम ख्याल आया कि रेसिपी का वादा किया था तो पहले रेसिपी शेयर कर लें ताकि हम फोकस के साथ फिर आगे गुफ्तगू कर सकें। तो हम किचन में क्या बना रहे हैं, रेसिपी प्लीज़ शेयर करें। जी, मंगोलियन चिकन बना रहे हैं हम। तो पहले मैं आपको रेसिपी ब्रीफ कर देती हूँ। मुर्गी का गोश्त लिया है हमने, स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है। ये हमने 400 ग्राम लिया है। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है। काली मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका है। कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच है। तेल 3 से 4 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन आधा खाने का चम्मच है। सोया सॉस 2 से 3 खाने का चम्मच है। हॉट सॉस लेंगे 1 खाने का चम्मच। ब्राउन शुगर 2 खाने का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर ले रहे हैं आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। पानी आधा कप लेंगे। कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच और शिमला मिर्च लेंगे 1 अदद। हरा प्याज आधा कप है। तिल का तेल आधा खाने का चम्मच है और सफ़ेद तिल 1 चाय का चम्मच है। ये जो मंगोलियन चिकन की रेसिपी है ये हो गई है। पहले मंगोलियन चिकन की रेसिपी बता दो बेटा, तरीका पहले बता। ठीक है, इसमें चिकन हमने स्ट्रिप्स में कट किया हुआ ले लिया है। इसके अंदर हमने सोया सॉस, हॉट सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड करके एंड देन इसको हमने जस्ट ऑयल में स्टर फ्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको हम लोग स्टर फ्राई यानी कि हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया, इसे स्टर फ्राई किया। स्टर फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ जो आपने देखा होगा 2 जगह में ये क्वांटिटी भी मेंशन है। सोया सॉस है, हॉट सॉस, चिली सॉस है और साथ में इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। हम लोगों ने ये एक थोड़ी सॉस सी बना ली, इसको हॉइजन सॉस भी कहते हैं। इसको हमने रेडी कर लिया एंड देन अब हम लोग पैन में ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम लोग गार्लिक सौते कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग अपनी ये जो सॉस है ये डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ये इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं हमें चाहिए बिकॉज ये बहुत ग्रेवी वाला नहीं होता। तो इसके अंदर फिर हम लोग जो अपना स्टर फ्राइड चिकन है वो ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग दम देंगे और ऊपर से हम लोग तिल डाल देंगे। जो सेसमी ऑयल है वो ऐड करेंगे, बहुत अच्छा उससे इसका फ्लेवर आता है। तो हमारा जो मंगोलियन चिकन है वो रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको एग फ्राइड राइस की भी ब्रीफ कर देती हूँ। उसके लिए हम लोगों ने तेल लिया है 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन है 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज है आधा कप, अंडे लिए हैं 2 अदद, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच है, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गाजर आधा कप है, शिमला मिर्च और बंद गोभी भी आधा कप है, नमक है आधा चाय का चम्मच। इसमें भी तिल का तेल ले रहे हैं 1 चाय का चम्मच, चावल 300 ग्राम है और हरा प्याज आधा कप है। बहुत इजी सा इसका मेथड है, आपको पता है। ऑयल के अंदर हम लोगों ने गार्लिक सौते कर लेना है एंड देन हम लोग इसमें जो अंडे हैं हमारे बीट किए हुए वो ऐड कर देंगे। उनको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। देन वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी सॉस और जो सीजनिंग है वो ऐड करेंगे एंड देन जो बॉइल्ड राइस हैं वो ऐड करके हमने इनकी मिक्सिंग करनी है। आप देख सकते हैं ये हमारा अभी रेडी हो गया है राइस के लिए। अभी हमने जैसे इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करने
और अब इसमें डाल दो steam बॉइल्ड में- राइस। जी अब देखिए ना, एक दिन पुराने राइस हों तो बेस्ट हो जाते हैं। और अच्छा इसका तरीका यही होता है कि आप ना स्पून करके ना थोड़ा सा हिलाया, फिर आपने स्पून डाल दिया, फिर आपने हिला दिया। जब आप पूरा उल्टा देते हैं ना तो वो फिर Mixing में मिक्स नहीं मुश्किल होता, हो जाती मिक्सिंग है। में प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट यही होता है कि आप ऐसे करके ना एक एक स्पून करके डालें। मैं पहले क्या करती थी कि मिक्सचर को या तो देचकी में उल्टा दिया जिसमें चावल बॉईल किए हैं, तो होता ये था कि वो फिर आधे चावल जो हैं वो सफ़ेद रह जाते जी। थे, आधे में वो फ्लेवर सब में आ जाता है इस फ्लेवर तरीके इस तरह सब में आ जाता है। और चावलों के अंदर ना अगर आप ज़्यादा रखें अंडों की और बाकी चीज़ों की मकदार, तो वो आपकी टोटल मील भी बन से। जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है। और इसी के अंदर अगर आपने एग्स के साथ थोड़ा सा चिकन, चिकन ऐड कर लिया तो चिकन फ्राइड राइस बन गए आपके। बिल्कुल। सो ये बेस्ट तरीका इसका यही है। आई नो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग जी। होता है। अच्छा, इसके अगर एंड बाय द वे अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो बेस्ट तरीका इसका यही है कि आपने बड़े अच्छे से ना, मतलब इस तरह की ये दो चीज़ें तैयार कर ली, साथ में आपने कोई सूप और एपेटाइजर बना दिया, टोटल ये आपकी एक मील पूरा कंप्लीट आपका मील तैयार हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जब हम चाइनीज़ फूड बना रहे होते हैं या कोई भी मतलब पैन एशियन खाना बना रहे होते हैं, तो किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना चाहिए? इसमें मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है, जो हम लोगों का एक है देसी वाला, हम लोग टच दे देते हैं कि सब्जियों की पहले इतनी से भुनाई नहीं बना करनी। के पका के रख लिया कि भाई बिल्कुल, शाम को मेहमान जी आएंगे। जी जी, वो सब्जियां जो है ना, इसमें बेसिक ये होता है कि उनका क्रंच भी रहना चाहिए और वो फ्रेश लगें बिल्कुल। वो जैसे आपने अब देसी खाना बनाया और सब्जियां भून ली और बिल्कुल इसमें नहीं करना आपने। वेजिटेबल्स आपकी, क्योंकि ज़्यादा इसमें वेजिटेबल्स ऐड ही इसलिए की जाती हैं कि उनका एक आपको प्रॉपर टेस्ट आए और जो उनके न्यूट्रिशंस हैं वो आपको पूरे मिलें। अगर हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुक कर लेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा एक कोई उसका इतना हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये एक मेन होता है। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात जो मैं आपको राइस के बारे में भी बताऊं, अच्छा रेस्टोरेंट में ऑलरेडी राइस बने हुए होते हैं, Boiled क्योंकि होते हैं, उन्होंने जी। विदिन 10 to 15 मिनट्स जो है खाना Mixing सर्व करनी है करना अंदर, होता है। अब इधर आप ये कर सकते हैं, जब आप घर पे बना रहे हैं, कि एक आपने कनी छोड़ दी, एक कनी छोड़ के जब आपने फाइनली जब ये कर लिया ना, तो फिर आपने इसको दम दे दिया, तो 5 मिनट के दम के साथ ना वो अच्छे से प्रॉपर जो है वो तैयार हो जाता है। सो एक कनी छोड़ के बनाएं तो वो बेस्ट है। अब ये देखें ना, नॉर्मली जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे चावल नहीं मिक्स हुए, ये देखें। अब मुझे बताएं कि इसमें आपको कहीं पे भी लग रहा है कि मिक्सिंग ठीक नहीं हुई हुई या कुछ, ये इंडिपेंडेंट आप जब डालते हैं ना एक एक करके चम्मच चावलों का या 2-2 3 चम्मच डाल के, तो ये बेहतर बिल्कुल उसकी मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, अगर आपने नूडल्स बनानी हो चावलों की जगह, तो क्या इसी रेसिपी में चावल की जगह इसी रेसिपी में, और वही जो आपने बात की कि उसको हमने आधानते छोड़ना होता है, लाइक हमने बिल्कुल उसको नहीं 100% कुक नहीं करना उसको, ऑलमोस्ट आप 70% उसको कुक करें। और क्योंकि फिर उसको हम मिक्सिंग के अंदर भी ऑब्वियसली वो कुक होंगे और देन वो बिल्कुल फिर जिसे कहते हैं ना डेड सी हो जाती है, नूडल्स हों या राइस हों। तो ये इवन अगर बिरयानी वगैरह भी आप करें तो उसमें भी जैसे बताया कि एक कन्नी छोड़ें राइस में, ताकि उसके अंदर इसके अंदर कुक होने का मार्जिन रह जाए और फिर वो बिल्कुल फ्रेश लगेंगे आपको। देखो, खाना बनाना है तो मतलब मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स के, देखें प्यार खाने के अंदर भी बनाते हुए हो ना, तो खाने का जायका बिल्कुल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। थोड़ी सी बस एक दो चीज़ों का आप कॉन्शियस रहें, थोड़ी सी आप माइंड में रखेंगे। जैसे भी आपको एक दो टिप्स बताई हैं, तो कुछ भी नहीं है कि रेस्टोरेंट स्टाइल आपको वैसा फ्लेवर ना आए, वैसी लुक ना आए, जस्ट ये एक दो टिप्स हैं इसके लिए। अमेजिंग। यहाँ पे हमने अब अपने राइस को भी मिक्स कर दिए, देखें ना प्रॉपर हो गई ना कितनी अच्छी मिक्सिंग। लग रही है, बिल्कुल। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन दिया और आपने उसको दम दगा के थोड़ी रख देर दिया, के लिए, यू आर गुड टू गो, कहानी खत्म। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो बाहिम्मत यंग लेडी हु इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, व्हाट अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, उनकी कहानी आज मैं जानना चाहती हूँ कि जब इंसान इतना स्ट्रॉन्ग और इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है एज ए यंग वुमन, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। हम सिर्फ उस इंसिडेंट की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान जो है वहाँ तक उसकी एक पहुंची, स्टोरी है, उधर तक पहुंचने की जर्नी क्या थी। तो आज जानते हैं द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द एब्सोल्युटली वंडरफुल प्राइड ऑफ आवर नेशन, ASP सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा से मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. I can't tell you, अभी ब्रेक के दौरान इतनी बातें कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब ज़बान रुकेगी नहीं। और अब इनका तारुफ कराने से पहले अल्फाज कुछ खो से गए हैं, क्योंकि दिस ब्रिलियंट यंग प्रोफेशनल वुमन
जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही डरावने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक औरत होने के नाते एक बहुत ही डरावने और जिस तरह इंसान की रूह नहीं कांप जाती एक इंसिडेंट या वाक़े को देख के, एंड जिस तरीके से इन्होंने उस मसले को हल किया और जिस तरीके से इन्होंने उसको हैंडल किया, उस खुदा की कसम मेरे दिल से ये दुआ निकली कि मेरी बेटियां भी अल्लाह करे कि ऐसी ही बाहिम्मत और ब्रिलियंट यंग वुमेन हों। देखिए व्यूअर्स, नो डाउट पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, तो बाहर स्पेशली जो लोग देख रहे होते हैं वो मतलब काफ़ी बुरा भला भी हमें कहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जैसे कि दिस ब्रिलियंट यंग वुमन, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि सुपर हीरोज़ जो है ना वो केप नहीं पहनते, ज़रूरी नहीं है। सो अ सुपर हीरो दैट डजंट वेयर अ केप बट वेयर्स एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस यूनिफॉर्म आज हमारे साथ हैं ASP सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा, SDPO गुलबर्ग लाहौर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़े होकर आपको सलूट करने को मेरा दिल चाहता है। अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू, सलामत रखे। थैंक यू। जो आपने किया वो हम सब औरतों के लिए नहीं, हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी विन है। सब औरतें ना अपने बारे में बना रही हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए पाकिस्तानीज़ एक बहुत बड़ी विन है जो आपने किया। तो सबसे पहले थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और पाकिस्तान को आप इसी तरह प्रोटेक्ट करती रहें। सो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, हु इज़ सैयदा शहरबानो नकवी? उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे पढ़ी, कहाँ पैदा हुई, कितने भाई बहन हैं, कुछ ये बताइए पहले। अच्छा, जब मुझसे कोई सवाल पूछता है कि आप किधर से बिलोंग करते हैं तो आई यूजुअली गेट वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज हमारे जो वालिद साहब थे, ही वाज इन द प्रोविंशियल सर्विस, रिटायर्ड एज डायरेक्टर लेबर पंजाब। माशाल्लाह। वो उनकी पोस्टिंग्स हर जगह होती रहती थी। तो पैदाइश मेरी फैसलाबाद में है की है, ताल्लुक़ मेरा उकाड़ा के करीब एक गाँव है उधर से है, और रिहाइश मेरी और जो परवरिश है वो लाहौर में हुई। रावलपिंडी में भी रहे, शेखुपुरा, कसूर, सम अदर सिटीज़, इस्लामाबाद, और इस तरह पोस्टिंग्स इधर उधर होती रहीं, तो वालिद साहब ने हमेशा साथ रखा। तो बस इतनी छोटी सी जर्नी है। लेकिन छोटी सी नहीं है, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग जब इंसान करता है छोटी उम्र पे, एक तो इंसान के शऊर में भी बड़ा फ़र्क आता है, दैन उसके साथ साथ एक प्लस भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। क्लास फेलोज़ होते हैं आपके, वो एक पीरियड के लिए थे, फिर मतलब 2, 3, 4 साल, फिर आप अगली जगह शिफ्ट हो गए। तो वो जो एक होता है ना कि पैदाइश से लेके टिल मैट्रिक या FA या O लेवल्स, A लेवल्स तक जो फ्रेंड्स होते हैं वो रहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था इतना ट्रैवलिंग का, और उस एक्सपीरियंस ने आपको एक पर्सनैलिटी आपकी बनाने में क्या रोल अदा किया? अच्छा, जब पोस्टिंग्स वगैरह ट्रांसफ़र्स होती थी तो उस टाइम हमें पता होता था, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ इनग्रेन हो गई थी कि वी आर नॉट सपोज टू ले रूट्स समवेयर। वो अभी भी कभी कभी हम शिकवा भी करते हैं वालिदैन से कि जड़ें कहीं नहीं आप कहीं एग्जैक्टली कोई एफिलिएशन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना आउटसाइड द फैमिली, वो डेवलप नहीं हो सका। लेकिन उसका फ़ायदा ये हो गया कि बहुत प्रूडेंसी, प्रैक्टिकलिटी और रैशनैलिटी जो है वो एक यंग एज के अंदर आपके अंदर सीपन कर जाती है। आपको इस चीज़ का भी एहसास हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि थिंग्स एट टाइम्स आर ट्रांजिटरी, दे कम एंड गो, सिचुएशंस कम एंड गो। सो इट्स ईजियर आपके लिए एज एन इंसान मुश्किलात से उनको फेस करना और चैलेंजेस को फेस करना आसान हो जाता है। एक और प्लस साइड ये भी है कि आप अपने मुल्क के डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। लाहौर का कल्चर पिंडी के कल्चर से डिफरेंट है, पिंडी का इस्लामाबाद से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही था, बाकी चलती रही ज़िंदगी। लाहौर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजरा, उसके बाद यहाँ से O लेवल्स किया बीकन हाउस से। अभी जो मेरा स्कूल है वो मेरी ही जूरिस्डिक्शन के अंदर है, लिबर्टी जो गुलबर्ग है। और उसके बाद इधर से ही अंडरग्रेड भी किया पंजाब यूनिवर्सिटी की। मैं स्टूडेंट हूँ, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस पढ़ी हुई है। अमेजिंग। MPhil भी इधर से ही पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बाकी वालिद साहब को लगता था ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगी, शरारती बहुत ज़्यादा थी और उन्हें खौफ मिडिल चाइल्ड जो है, मिडिल चाइल्ड वाला सीन था। मैंने देखा ना कहीं तो कनेक्शन बननी थी। मैं तो इस चीज़ पे बड़ी खुश हूँ कि सैयदा शहरबानो तो मैं सैयदा मेहरबानो। और 2-4 लोगों ने पूछा भी मेरे हस्बैंड से, मैंने आपको बताया
कि ये आपकी रिलेटिव हैं क्योंकि वो नकवी ठहरे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कुछ आदि मेरी तरफ से आदि, बट ऑब्वियसली हर माँ को ये लगा कि काश हमारी बेटी भी ऐसी होती। थैंक यू। अच्छा, सो ये बताइए कि देन जब ये पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने का फैसला कब और कैसे लिया? क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, यंग गर्ल्स जो आप जितनी माशाल्लाह पढ़ जाती हैं, आपकी तरह बोलती हैं, और सच्ची बात है जो आपकी तरह दिखती हैं वो कम ही इस तरफ आती हैं। जी। हाउ कम? शुरू से आप पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व हो सकते थे, आप किसी भी तरफ जा सकते थे, व्हाई हियर? शुरू से दिल था, बिकॉज मेरे विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के बाद ये ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर के ऊपर अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकलिटी के अंदर वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होती इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इफ़ेक्टिव नहीं होंगी क्यों? बिकॉज देयर सर्टेन ग्राउंड रियलिटीज़, कुछ हक़ाइक़ है जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं जब हम अपने कमरे में बैठ के काम कर रहे होते हैं, पॉलिसी पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च लिख रहे हैं, तो वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन रियलिटी। तो 3 प्राइमरी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके पास कोई इंसान जाता है जब वो मुश्किल में हो। लीस्ट इम्पॉर्टेंट से सिग्निफिकेंट ये नहीं है, बस वैसे मैं तीनों बता रही हूँ। एक लॉयर्स के पास उस टाइम जाते हैं जब इशू हो, डॉक्टर्स के पास जाएंगे और पुलिस ऑफिसर के पास आएंगे। अब पुलिस ऑफिसर जो है, जो हमारे पहले गांव के चौधरी होते थे, वो स्टेशन हाउस ऑफिसर का मुकाम है। अगर आप उसे बहुत क्रिटिकली एनालाइज करें, आपके घर का कोई मसला होगा तो लोग जो हैं वो एसएचओ के पास भागते जाएंगे, पुलिस ऑफिस चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू होगा तो आएंगे, अगर आपका कोई क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन होगा तो आएंगे। तो द एसएचओ और द पुलिस इज़ वेरी इनग्रेन्ड एंड हैज़ द पल्स ऑफ द पीपल। तो आपका एक पुलिस स्टेशन है, उसके बाद फिर बीट्स उसकी फर्दर डिवाइडेड हैं, बीट्स के फर्दर इंचार्जेस हैं। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस हो, तो वो पुलिस ऑफिसर अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। इस वजह से पुलिस में आने का इरादा किया था। ये तो आपने मुझे पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे दिया। मेरा बच्चा, ठीक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड No रिगार्ड, issues. मैं जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्या मौका, ऐसी क्या मोमेंट थी जिस पे आपको एहसास हुआ कि मैंने पुलिस मैंने में जाना। लोगों को प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि देखें वो तो सारी प्रैक्टिकल बातें आपने कह दी और मुझे पता है कि ये तो राइट थिंग्स हैं टू से, नो डाउट, बट कोई तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ होती है जो आपको कहती है नहीं ये मैं यही करूँगी। कोई ऐसी चीज़ जो देखी या कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, बचपन से मैं काफ़ी शरारती थी। मेरे वालिद साहब को लगता था कि इसने पढ़ना कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा को उन्होंने कहा कि तू छड़ दे, इनू भुल जा, असी बाकी दोवां ते ना कॉन्सनट्रेट करने। अल्लाह की कसम मेरे साथ भी यही ठीक है जी। होता था। अच्छा, लेकिन क्योंकि वालिद साहब दफ्तर के ही कभी भी उन्होंने मेरे ड्राइवर के साथ अकेले आने जाने, मतलब बचपन में ना वो नहीं, अवॉइड बिल्कुल किया। ठीक है, बनता है। तो हमारी वालदा जो थी वो साथ ही होती थी, सुबह ड्रॉप करने के लिए, वापसी पे वालिद साहब खुद ऑफिस से लेते थे। तो लेट हो जाते थे, 2 बजे का स्कूल ख़त्म हुआ हुआ है, 3 बजे आके आप ले रहे हैं, स्कूल खाली है, हम तीनों बहनें बैठी हुई हैं। तो वो कभी दरख्त के ऊपर चढ़ जाना, उसने शिकायत करनी माली ने कि आज मैडम उस दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई है, फिर उन्हें उतारना। तो इस तरह की हरकतें थी शुरू से। और ये सिर्फ आप एक मैडम थी, बाकी दोनों बहनें बाकी बैठी हुई दोनों चिल कर रही हैं। यू नो। अच्छा, तो इंसिडेंट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट ईयर। तो मैं और मेरी दोस्त हैं जो बाद में जर्मनी चली गई, तो वो हम लोगों को आदत थी कि सी ब्लॉक मार्केट है बैंक स्क्वायर मॉल टाउन की, उसका बन कबाब बड़े मज़े का है, दही बल्ले भी मजे के, वो भी ट्राई तो हम लोग रात को ना वहाँ उसकी सुजुकी में रान होती थी, तो हम वो डिंकी पकड़ के वो मुझे पिक करती थी, तो हम लोग सी ब्लॉक चले जाते थे। तो वहाँ बन कबाब खाना, वहाँ एक ट्रांसजेंडर से हमारी ना बातचीत स्टार्ट हो गई। इधर से जो तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला है या विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म पहनाना, हमारे अब ट्रांसजेंडर्स हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस के अंदर हमने भर्ती की हैं, वो सारी इसकी बैकग्राउंड भी यही है। तो उसका नाम था चांदनी। चांदनी से बात होगी, चांदनी की टांग कटी हुई थी। आई नो चांदनी। अच्छा, तो उसकी टांग कटी हुई थी, तो बैंक स्क्वायर के अंदर उससे बातचीत होना स्टार्ट होगी। तो कहती शुगर की वजह से टांग कट गई है। फिर उसने बातें बताना स्टार्ट कर दी, फिर तेल मेहंदी पे क्या होता है, फिर अगर हम लोग कहीं वेल लेने जाते हैं तो वापसी पे क्या होता है, इश्यूज़ क्या फेस करने पड़ते हैं, और आते जाते सांस लेने पे भी क्या लोग बोलते क्या हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसके डायरेक्ट इंटरेक्शन है पुलिस के साथ 24/7 का, और वो वनरेबल जो ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन के अंदर भी, उसकी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर भी, उसकी फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के अंदर सब समहाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ लिंक्ड हैं। उसके बाद फिर पता था CSS देना है, क्योंकि वालिद साहब फैसलाबाद में हमारा जब ही वो सर्विंग देयर, तो GOR के वो जिस तरह सरकारी अपार्टमेंट्स होते हैं ना वो था, तो सुबह सुबह वरांडे के अंदर उन्होंने अखबार लेके बैठ जाना।
तो मुझे अभी भी याद है, एक दिन कहते हैं जंग ही चलती थी, उसने अखबार नीचे रखते और कहते तुम्हें पता है मैंने अखबार में क्या पढ़ा है? मैंने कहा क्या? तुमने तो पढ़ना नहीं होता। मैंने कहा जी। तो वो 3 बहनें हैं, तीनों ने CSS का एग्ज़ाम पास किया है और वो सिविल सर्विस के अंदर आई हैं। मैंने कहा अच्छा तो तुमने CSS देना है? मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो एक तरफ कह रहे हैं कि बच्ची का कुछ नहीं बनना, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर देने को दे, एक वो और एक US असेंबली। जी इंसान के दिमाग के पटाखे उड़ जाते हैं। True, और true. पहली दफा में तो पास भी कोई नहीं होता। ये ना कहिएगा हो गई थी पहले में छोटी हो गई थी पहली दफ़ा में, मैं सेकंड अटेम्प्ट में हुई थी। आप सेकंड में भी हो गई? सेकंड में हुई थी, वो शी क्लियर्ड इन फर्स्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर इस तरह फिर कहते हैं कौन से ग्रुप में जाना है? आई वाज लाइक जाऊंगी तो पुलिस में जाऊंगी, अदरवाइज नहीं ज्वाइन। अच्छा, उस पे रिस्पांस क्या था? ही वाज वेरी हैप्पी। नहीं, क्योंकि देखें एक तरफ अब्बू कह रहे हैं कि भाई आप बच्चियों को हमने ड्राइवर के साथ भी नहीं भेजना, चाहे तीनों बहनें साथ हों, अम्मी साथ जाएंगी। देखो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे हुआ। लेकिन अगर उस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है तो कन्विंस थोड़ा सा तो करना पड़ा होगा शायद बिल्कुल नहीं, आपको। बिकॉज ही उन्होंने कहा, बाबा को कहा जाता था कि आपने ना अपनी बेटियों का दिमाग ख़राब कर दी है। तो उन्होंने कहा होने दे दिमाग ख़राब, कुछ नहीं होता। तो ही वाज वेरी हमेशा और बाय द वे भाई भी है, सो इट्स 3 बहनें और एक भाई। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये नहीं है कि बेटा नहीं था तो सारी ख्वाहिशात बेटियों पे पूरी की, बेटे बेटी को, बल्कि बेटियों को आई थिंक ज़्यादा पुश किया। जी जी। तो उसके बाद कहते हैं कि कहाँ जाना है? तो मैंने कहा पुलिस में जाऊँगी। कहते हैं ठीक है जाओ। तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान वाज माई फर्स्ट चॉइस। तो एक ये ऐसी चीज़ थी जो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमने ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं जहाँ कंप्लीट बेबसी का आलम है और वहाँ पुलिस ऑफिसर आया है। हमने 10-10, 15-15 जो डेड बॉडीज़ हैं अनआइडेंटिफाइड, वो पुलिस ऑफिसर दफनाता है अपने ख़र्चे से, अपने खुद कफन देता है, खुद गुस्ल देता है। तो उस एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग की कोई बात नहीं करता, कोई जानता नहीं है उस चीज़ को, कि जिसको आप बड़े आराम से शन कर देते हैं। अच्छा बानो, आपका तो दिल वहीं पे पिघल गया जब आपने उस चांदनी की कहानी सुनी ट्रांसजेंडर की। तो कैसे, मैं ये आपसे एज अ वुमन नहीं पूछ रही, मैं आपसे एक इंसान होने के नाते पूछ रही हूँ। देखिए मर्द औरत ट्रांसजेंडर सब में सेंसिटिविटी भी है, सब वो, और कोई भी इंसान कितना भी अंदर से सख्त हो, किसी ऐसे इंसान को दफनाना हो जिसका आपको सिर पैर ही नहीं समझ आ रहा कि किधर से हैं, कौन हैं, किसके हैं, कि इनको दफनाना भी किस अंदाज में है। ये नहीं आपको पता कि क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई किस मज़हब के हैं। मज़ाहिब तो बहुत से हैं ना पाकिस्तान में, सिर्फ मुसलमान तो नहीं है। सो कैसे हैंडल करती हो आप ये चीज़ें एज अ पर्सन? विद द पैसेज ऑफ टाइम ना इसके बारे में बात भी होनी चाहिए। दूसरा पहलू ये भी है कि पुलिस को रीज़न एक और जो ज्वाइन करने का था कि अगर मुहर्रम की ड्यूटी हो तो पुलिस अफसर खड़ा हुआ है, अगर ईद की ड्यूटी हो तो पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है, अगर क्रिश्चियंस का कोई इवेंट हो तो चर्च के बाहर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है। तो एक बहुत ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ वेरी प्रोफेशनली। अगर आप इंटरनली जाके उसको एनालाइज करें, आप जिस मज़हब से भी होंगे, अगर आपकी ड्यूटी लग गई है किसी जगह पे तो आप उसको उसी डिवोशन और उसी डेडिकेशन से करेंगे जिस तरह अगर आपकी कहीं और ड्यूटी लगी होती तो वो होता। तो इट्स अ वेरी डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन जहां आप, मुझे एक SHO बता रहा था कि मैडम हमारी, ये फैसलाबाद का वाक़या है कि बाईपास के ऊपर एक एक्सीडेंट हो जाता है, बस होती है, वो कोलाइड करती है गाड़ी के साथ और गाड़ी के अंदर जितने लोग होते हैं दे पास अवे, और हम लोग सुबह 5 बजे तक उन बॉडीज़ को उठा के गठरियों में पहुँचाते हैं और उसके सुबह जो है 9 बजे मेरी पेशी होती है कोर्ट के अंदर। तो मैंने कहा कि इसके अंदर PTSD का जो कॉन्सेप्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। तो दिस इज द फोर्स व्हिच इज अवेलेबल 24/7। ये खातून, आई एम सॉरी कि मैं ज़्यादा लंबी बात कर रही हूँ। आपका इंटरव्यू, आप जितनी मर्जी बात करें, मैं ज़्यादा वैसे ही बोलती हूँ, मुझे डांट पिटती है। मैं आई एम हैप्पी दैट समवन इज स्पीकिंग। तो इस खातून को जब हम सेफर लोकेशन पे लेके जा रहे थे तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी। अच्छा मैम, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। व्यूअर्स, बहुत से लोगों ने कहा वहाँ पे मेल पुलिस ऑफिसर्स भी थे। मैं सिर्फ एक बात कह के ये बात ख़त्म कर दूँगी। अगर मेल पुलिस ऑफिसर ने उस बच्ची को हाथ भी लगाया होता ना, तो सारे पाकिस्तान ने चीखें मारनी शुरू कर देनी थी कि वो क्यों पकड़ के लेके गए। हैंस बेहतर है कि एक खातून ने ही खातून को वहाँ से बाहर लेके गए। तो प्लीज़ जब हम इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं तो एक लम्हे के लिए सोचा करें कि आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं, अगर कोई मर्द ऐसे उस बच्ची को उठा के बाहर लेके जाता, चाहे उनकी नीयत जो भी थी, आपको पता है वो भी एक इशू बन जाता है। सो इस वजह से जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन उसको जिस तरीके से संभाला गया बाया पाकिस्तान की पुलिस फोर्स और पंजाब पुलिस फोर्स, आई एम so impressed
और कसम से मुझे डर लगता था जब मेरी बेटी नूर पैदा हुई कि पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान में, ये वो। खुदा की कसम जब से ये सारा कुछ हुआ है ना, मुझे तसल्ली है कि सैयदा शहरबानो नकवी जैसी यंग लेडीज़ एंड द पुलिस ऑफिसर्स ओवर देयर हैं जो मेरे बच्चों को, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, प्रोटेक्ट करेंगे। जी मैम, तो आप बता रही थी कि जब आप हम लेके जा रहे थे तो गाड़ी स्पीड के अंदर थी, तो हम हॉर्न मारते हुए जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक हर टू अ सेफर लोकेशन। तो हम इच्छा नहीं लेके गए, हम लोग किसी और डिवीज़न के सेफर पुलिस स्टेशन में ले गए। तो गाड़ी ने ना क्रॉस किया दूसरी गाड़ियों को, तो उन्होंने पीछे से हॉर्न दिया और पीछे से जिस तरह हम करते हैं कि क्या कर रहे हो हाथ निकाल के ना, तो मेरी उस टाइम इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ना मैंने हंसना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा इसको ये लग रहा होगा कि हम लोग वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स की सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कर सकते हैं और हम पुलिस वाले। तो कभी कभी जब आपकी पुलिस की गाड़ी हॉर्न मारती हुई टी करती हुई जा रही होती है ना, तो या तो इमरजेंसी की कॉल पे जा रही होती है, यूजुअली इसीलिए जा रही होती है, या वो किसी सीनियर ऑफिसर ने बुलाया होता है तो इस वजह से जा रही होती है। तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई वी आर फ्रैंटिक 24/7। अच्छा शहरबानो, आई रियली वांट टू नो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था इस पूरी सिचुएशन के बाद। देखिए अगेन जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ जिसके साथ ये सारा वाक़या दरपेश आया। अल्लाह ताला उसको, अब देखिए जो आपने PTSD की बात की, अब वो उसको, उस बच्ची को भी रिकवर करने में टाइम लगेगा, उनको बाकायदा थेरेपी की ज़रूरत होगी, वरना ये बार बार इंसिडेंट उनको हॉन्ट करेगा। नाउ वो तो अपनी जगह हो गया, लेकिन घर वालों ने क्या रिस्पॉन्स दिया व्हेन यू केम होम? अच्छा, क्योंकि आपके पहुंचने से पहले ये चीज़ वायरल हो चुकी थी। अच्छा मुझे नहीं पता था। अच्छा मैं, और आप सोशल मीडिया पे भी नहीं है? मैं नहीं हूँ। अच्छा, बाय द वे मैम इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया, सो प्लीज़ स्टॉप फॉलोइंग रैंडम अकाउंट्स जो लोग बना रहे हैं। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, आपकी बच्ची के साथ एक तस्वीर वायरल हुई है, उनका कोई अभी बच्चा नहीं है, माशाल्लाह आपका निकाह हो चुका है, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, देयर इज़ नो चिल्ड्रन। तो हर जो चीज़ आप देखते हैं, कोई अगर तस्वीर खींच के लगा भी देता है तो प्रिजम्पशंस ना करें। शी इज़ मैरिड माशाल्लाह से, बट रुखसती अभी नहीं हुई। मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूं, ऑन एयर है तो कम से कम वो तो लगाना छोड़े ना। तो घर वालों ने क्या कहा? अच्छा होता ये कि संडे का दिन था, तो आप थोड़ा सा जी, संडे का दिन था, तो हम लोग 115 की जब कॉल आती है तो मेरा ऑपरेटर कहता है कि मैडम निकल पड़े, कोई इमरजेंसी है, ये कॉल जो नहीं है ये है। मैंने देखे होंगे रिलीजियस ऑफेंस की कॉल है तो वी हैव टू लीव। हाँ जी। हम लोग निकले हैं तो मेरी वालदा वाज लाइक कि मैंने कहा मैं 15 की ना कॉल पे जा रही हूँ। नाउ देव गॉटन सो यूज्ड टू इट कि कहती हैं अच्छा एक काम करो तुम चाय तो पीती जाओ। मैंने इसका देखा, हमने मैं कहा मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते ना आप उन्हें। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, फिर मैं निकल गई। तो हम लोग जब वापस आए तो आई वाज लाइक मेरा सर ना डग 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 कर रहा है, क्योंकि भूख लगती है, आपको खाना खा नहीं सकते, 24/7 ड्यूटी होती है। तो एक अजीब सी सिचुएशन थी। शाम 5 बजे के करीब हमारी ये सारी सिचुएशन प्लेकेट हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद PSL का मैच था, तो आई हैड लाइक 1 घंटा जिसके अंदर मैं कुछ खा सकती थी। मैं कहा अब घर जाती हूँ तो कुछ खा के आती हूँ। अच्छा मैं घर गई हूँ तो मैंने देखा कि वालदा घर नहीं था। अब ओहो, अच्छा पहुँची तो सामने मेरी बहन खड़ी हुई है, कहती तुम किधर थी? मैंने कहा मैं 15 की कॉल थी, उधर गई हुई थी। अच्छा तो क्या इधर आओ ना जरा। कहती अच्छा वो एक मेरे फ्रेंड है, उनका मैसेज आया था तुम्हारी कोई वीडियो है। उनको कौन सी वीडियो है? कहती वो मैं दिखा दूँ। मैंने कहा हाँ। उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा ये तो आज सुबह हुआ है। कहती आज सुबह हुआ है, तुम यहाँ थी? मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद रियलाइज, उसके बाद आपकी आई है ना तेरा, और उसके बाद मैं PSL की ड्यूटी पे चली गई। दिस कॉन्वर्जेशन वाज इट। PSL की ड्यूटी हो रही है, गेट के ऊपर खड़े हुए लोगों की चेकिंग कर रहे, तो माई कोर्स कमांडर फ्रॉम नेशनल पुलिस अकेडमी कॉल्ड मी अप, सर उमर रियाज। He's the husband of Madam Maria Maimun. He called me up and he goes like कि Sharbano, how are you processing it? I was like sir, processing what? What sir? मैं तो 4 चीजें करके आई हूँ, इनमें से कहते हैं आवाज़ आ रही है। मैंने कहा सर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, PSL की ड्यूटी में जैमर्स लगे हुए। कहते हैं अच्छा यू हैव गॉन वायरल। I was like सर क्या? वो सुबह जो तुमने बच्ची बचाई है, that has gone viral. माशाल्लाह। And that is how I got to know कि situation has. We are so proud of you. आपकी अगर इजाज़त हो आपका हाथ चूमना चाहूँ। प्लीज मेरा इजाज़त हाथ। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे। सीरियसली ये एक माँ होने के नाते, नॉट एज एन एंकर, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे। खुद भी मैं वायलेंस से गुजर चुकी हूँ ज़िंदगी में, और शायद अगर आप जैसी पुलिस वाली मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए होती तो ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हम सब ने मैम को तो हमें याद रखना है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पुलिस फोर्स इतनी अमेजिंग और इतनी ब्रिलियंट है कि चाहे लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, लड़का हो, हर किसी को प्रोटेक्ट करती है।
मैं पूरी पुलिस फोर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर एंड एज अ वुमन। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। तेरी सना की खुदा वंदे लायज़ाल है तू। यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। या राहिम या रहमान या आदिल या दयान, या राहिम या अल्लाह दिलो या दयान, अल्लाह या राहिम या रहमान या आदिल या दयान, या राहिम या रहमान या आदिल या दयान, या मालिक या सत्तार या खालिक हर खल्लाक, मालिक हर सत्तार या खालिक हर सत्तार, या मालिक या सत्तार या खालिक हर खल्लाक, रज़्ज़ाक़ तू खालिक हर खल्लाक। हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम। या हय्यो या क़य्यूम, 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 या हय्यो या क़य्यूम। कौनैन का मसजूद है माबूद है तू, कौनैन का मसजूद है माबूद है तू। हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूर है तू। हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना। हर सोग में हर साज में मौजूद है तू। या हय्यो या क़य्यूम, 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 या हय्यो या या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम,
मेरी तखलीक के गुण गाती है, मेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता मेरी कुदरत का पता देता है। या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, वहदहू ला इलाहा इल्ला हू, वहदहू ला इलाहा इल्ला हू। शम्स तबरीज़ कर खुदा तलबी, तबरीज़ कर खुदा तलबी, खुशबहा ला इलाहा इल्ला हू। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। गरे गम गरे दरे रे दा गम पदा नी सा दानी दादा 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 दानी दादा। सारे गरे गा मा गा रे गा मा पा गा मा पा गा मा रे गा मा गा रे गा सा रे नि दा दा सा नि दा रे गा रे सा रे गा रे गा मा 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 गा 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 रे रे सा नी रे दा दा नी 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 दा दा। सरदारी दा दा गा गा रे मामा गा गा बाबा मामा दा 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 दा। सरदारी दा दा गा गा रे मामा गा गा बाबा मामा दा 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 दा। Mama need a dog and a need a dog. Got it, manga, mama, baba, manga, got it, manga, mama, baba, manga, got it, manga, mama, baba, manga, baba, manga, baba, manga, ya, hey, ya, kayyum, ya, kayyum, ya, hey, 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 ya, kayyum. Ya hayyo ya kayyum, 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 ya hayyo ya kayyum. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहने व्यूअर्स, आज हमारे साथ इमरान राहत अली हैं, एक बहुत ही ब्रिलियंट और अनबिलीवेबल लेवल के कवाल हैं। आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत सी जगहों पे परफॉर्म भी कर चुके हैं और बहुत सी जगहों पे आपको रिकग्निशन भी मिली है और अवार्ड्स भी मिले हैं। आज इनको वेलकम करते हैं और उनकी पूरी टीम को। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों। मोहम्मद ज़रग़ाम अली हमारे साथ हैं, उनके साहबजादे प्यारे से हमारे लाडले बेटे भी आज हमारे साथ हैं। रियाज़ अली भी हैं, ग़ुलाम अब्बास रुस्तम अली हैं गिटार पे, जौहर अली हैं, उसके साथ हमारे मोहसिन अली हैं ऑन द ड्रम्स, सादत अली हैं ऑन द कीबोर्ड, रियाज़ हुसैन हैं, आज़म अली हैं, हामिद अली हैं एंड असगर अली हैं। सबको वेलकम करना चाहूँगी शो के अंदर। और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड स्कॉलर्स, जिनके बग़ैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल होता है जुम्मे की मुनासबत से। और ऑफ कोर्स लास्ट जुम्मा बिफोर इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक, तो हमने सोचा कि उस टॉपिक पे बात करते हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वो है अल्लाह की राह में ख़र्च करना। तो हमारे साथ हैं आपकी मेरी हम सब की फेवरेट कौकब शहजाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुगन। बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ इनकी कवाली से। हमद बारी ताला बहुत ही खूबसूरत। और अलामा मोहम्मद हुसैनुर-रहमान सईद भी हमारे साथ हैं, कॉलमिस्ट हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं एंड ऑफ कोर्स रनाउंड इस्लामिक स्कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। इन्फाक फ़ी
मैं हमेशा गलत बोल जाती हूँ, आप एक बार मुझे बोलना सिखाएंगे? इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की राह पे खर्च करना। देखिए व्यूअर्स, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि स्पेशली जब हमारे रिलीजियस सेगमेंट्स होते हैं या कोई भी मजहबी प्रोग्राम होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, सीखना। क्योंकि एंकर कभी भी उस लेवल की नॉलेज नहीं रख सकता जो हमारे स्कॉलर्स रखते हैं, इसीलिए तो ये स्कॉलर्स के लेवल पे है। तो मैं एज अ स्टूडेंट बैठती हूँ सामने, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होती व्यूअर्स, मैं ऑनर ही इसलिए पूछ लेती हूँ कि देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, अपनी इस्लाह करता रहेगा तो बेहतर बन जाएगा। तो आज सबसे पहले भैया आपसे बात शुरू करेंगे कि अल्लाह की राह में खर्च करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जगह जगह पे इरशाद फरमाया, कहीं फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम। तो इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह जो है, ये सबसे पहले तो ये अम्र रब्बी है, अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिया है। फिर बहुत सारी आयात हैं इसके ऊपर, और ईमान और इस्लाम के अंदर ये बुनियादी चीज़ है। जहाँ पे इबादात हैं वहाँ पे इन्फाक का भी बड़ा रोल है, बुनियादी किरदार है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का। तो दूसरी बात यह है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्फाक अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म दिया कि यहाँ पे ख़र्च करो। सदका कहा, खैरात कहा, ज़कात कहा, इसको मुख्तलिफ़ नाम दिए। ये सदका अगर वाजिब हो जाए तो ज़कात बन जाती है, ये अगर नफली हो तो सदका और खैरात हो जाता है। मुझे यहाँ पे मुस्लिम शरीफ की एक छोटी सी रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मुस्लिम में मौजूद है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जंगल में था, उसने बादलों से आवाज़ सुनी कि आवाज़ आ रही थी कि फ़लाँ के बाग को सैराब करो। तो ये जो बंदा था जिसने ये आवाज़ सुनी, उस बादलों के साथ साथ चल पड़ा, और आगे जाके इसने क्या देखा कि वो एक जगह पे पक्की जो ज़मीन थी, सख्त ज़मीन जो थी, वहाँ पे वो बारिश बरसी, फिर नाले से होती हुई उस बाग में आ गई। तो वहाँ पे एक आदमी था, तो वो उस बाग के अंदर जो था, वो जो पानी जो बारिश का रहा था उसको वो आगे लेके जा रहा था। तो इस बंदे ने जाके उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने नाम बताया, तो उसको ताज्जुब भी हुआ कि मेरा नाम क्यों पूछ रहा है। तो उसने कहा कि ये नाम मैंने बादलों में सुना है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो इस बंदे ने कहा, बताओ यार तुम क्या करते हो कि स्पेशल फ़लान जगह से जंगल से ये यानी बादलों से ये पानी चला है और तेरे इस खेतों में आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं जब ये फसल आती है तो इसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा जो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में ख़र्च करता हूँ, और जो दूसरा हिस्सा है वो मैं अपने घर वालों के ऊपर ख़र्च करता हूँ, और जो तीसरा उसका हिस्सा तिहाई होता है उसको मैं इसी बाग में दोबारा ला के खेती में यानी वो पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये देखें कि अल्लाह ताला को वो बंदा कितना महबूब है। एक तो अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें इताअत और इत्तिबा का पहलू है, और इंसानियत की खिदमत है, मखलूक की खिदमत है। बार बार कुरान में कहा गया कि आज वक्त है तुम्हारे पास, खर्च कर लो, और ख़र्च भी क्या करना है, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से खर्च कर लो, वरना एक वक्त आएगा फिर हसरत रह जाएगी, इंसान की मौत आएगी। और ये जो खर्च किया हुआ है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जो है, ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो इसका अजर ख़त्म हो जाएगा। इसका अजर व सवाब, इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका अजर व सवाब जो है वो जो सदका जारी जिसे कहा गया वो बाकी रहता है। तो आप ये बताइए कि क्या कोई स्पेसिफिक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से खर्च किया जाए? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को सबको ही पता है, इस्लाम के 5 अरकान है, ठीक है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद सबसे पहले नंबर में आता है। कुरान मजीद ने सब बहुत कम जगहों पे इन 5 अरकान का जिक्र किया है, लेकिन लाजमी तौर पर नमाज और ज़कात इकट्ठी आती है कुरान मजीद में। जहाँ भी आप कुरान मजीद को खोल के देखेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और ज़कात अदा करो, अल्लाह की इबादत करो ज़कात। यानी एक मुसलमान होने के लिए आपको एक तो नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, और दूसरा जो कंपलसरी चीज़ है वो है कि आपके माल में से 2.5% सालाना आपकी सेविंग पर आपको ये देना होता है। और उसके अलावा जब आप नफली तौर पर ख़र्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं और देते हैं, तो वो एक नफली इबादत है, मगर उसको देने का बहुत ज़्यादा
सवाब है। अभी मेरे भाई ने जैसे एक हदीस का रेफरेंस दिया, तो मैं कुरान का रेफरेंस भी देना चाहूँगी कि कुछ लोग थे जिनका बाग पक के तैयार हो गया, सूरह कलम के अंदर है, उनकी खेती तैयार हो गई, उनके फल तैयार हो गए, तो वो आपस में बदनीयत हो गए और उन्होंने कहा कि देखो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे बाग के अंदर अपनी खेती को काटने के लिए, और देखो कोई यतीम मिस्कीन साइल हमारे पास ना आए। अर्ली मॉर्निंग जाने की रीज़न ये है कि कोई मांगने के लिए नहीं आएगा, हमारे पास वरना देना पड़ जाता है। लिहाजा जब वो सुबह हुई और वो जब चले बड़ी खुशी से कि जी हम तो अपनी, कुरान के अल्फाज ये हैं कि वो इस ख्याल में थे कि हम तो अपनी खेती पर कादिर हैं और आज तो हम मालो माल हो जाएंगे, लेकिन जो ही वो अपनी जगह पर पहुँचे, अपने बाग में पहुँचे, तो उनका बाग आंधी और हवा को झक्कड़ के साथ तबाह बर्बाद हो गया, तहस नहस हो चुका, तहस नहस हो चुका था। पहले तो उन्होंने अपनी खेती को पहचाना नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा हो ये तो हमारी नीयत की वजह से हम पे ज़वाल आया, और हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर अमीर हूँ तो अपने काम की वजह से हूँ, मैं अगर अमीर हूँ तो मेरी अपनी एफर्ट है। नहीं, वो परवरदिगार है, ये दुनिया आजमाइश के कानून पे चल रही है, किसी को वो माल दे के आजमाता है, किसी को माल लेकर आजमाता है, और साथ कह दिया कि जिनको मैंने माल दिया फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि तुम्हें मैंने माल खुद दिया ताकि मैं देखूं कि तुम मेरे बंदों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो अब चूँकि रमज़ान का महीना आ रहा है और लोगों के अंदर बड़ा जज्बा होता है, और मैं ये चाहूँगी कि एक सवाल अगर मेरा टाइम है तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि हम सदका खैरात और चैरिटी गैर मुस्लिमों पर ना करें, तो इसका जो वो अगर आप कहें तो क्लैरिफिकेशन है वो हम आपा बिल्कुल ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि जो पैगाम मैंने लेना है अपने भाई और अपनी प्यारी बहन से, वो उसमें ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, एक चीज़ ज़रूर है कि हर इंसान का रमज़ानुल मुबारक में ज़ोर होता है कि सिर्फ हमने मुसलमानों को देना है, बिल्कुल सही है, वो रोज़े होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन आपको पता है कि आजकल साइमल्टेनियसली क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी रोज़े चल रहे हैं। तो देखें, लिहाज और मोहब्बत प्यार का इजहार करना है, और देखें वो भी खुदा पे ईमान रखते हैं, अहले किताब हैं। सो द पॉइंट इज़, देखिए नेकी करनी है आपने इंसान के साथ, मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, ज़कात में आ जाते हैं। अगर आपने खैरात देनी है, आपने खैरात दे दी, वो आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरीके से करना है, बट अल्टीमेटली लोगों के काम ज़रूर आएँ, क्योंकि हर इंसान चाहे वो अहले किताब हो या ना हो, एट द एंड ऑफ द डे हमारे रब ने ही बनाया ना उस इंसान को। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इतना सारा अच्छा कुछ हुआ आज के प्रोग्राम में कि खाना तो रह ही गया। बिल्कुल, बट खाना बाय द टाइम रेडी हो गया है। मंगोलियन चिकन विद एग फ्राइड राइस आपके सामने है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो क्योंकि हमें अपनी गुफ्तगू को आपको पता है इवेंचुअली कंक्लूड भी करना पड़ता है और वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में तो मुलाकात हम सबकी रहेगी ही। मैंने कहा कि एक बिफोर वी गो इनटू, जैसे हम आखिरी जुम्मा जो होता है रमज़ान मुबारक का जुम्मतुल विदा, हम अच्छा एक जुम्मा आएगा, अभी आएगा एक जुम्मा और आएगा रमज़ान के अलावा, रमज़ान से पहले जुम्मा वो अभी एक और जुम्मा आएगा। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ, 1 मार्च आ गया ना, नहीं अभी एक और जुम्मा आएगा। चले फिर एक और जुम्मे के पे हम मुलाकात करेंगे। मैं इतनी एक्साइटेड हुई थी, मैं भूल ही गई कि आज तो 1 मार्च है। दिमाग देखे ना, रमज़ानुल मुबारक की आमद पे इतनी एक्साइटमेंट होती है, हमने तो राशन खरीदना शुरू कर दिया भाई जी। अच्छा देखें, ये जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग जो आपसे पूछ रहे हैं कहाँ खर्च करें, तो ये बता दिया गया कुल मानफ़क़्तुम मिन खैर, हर खैर के काम में आप खर्च करो। लिल वालिदैन, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के ऊपर खर्च करो, मसाकीन के ऊपर खर्च करो, मुसाफिरों के ऊपर खर्च करो। यानी कुरान पाक में जगह जगह ये बताया गया कि अपने जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर भी खर्च करो। जब आप अपने रिश्तेदारों में खर्च करेंगे तो आपको दोहरा सवाब होगा। एक तो आपको इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब होगा, और दूसरा ये है आपको जो सिला रहमी है आपको उसका भी यानी दोहरा अजर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक बात का हमें ख्याल करना है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदाक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि किसी को कुछ दे के अल्लाह के लिए अगर दिया है तो फिर किसी को जताना नहीं। आप मैं यही आपको कहने लगी थी कि भैया सबसे बड़ा इशू ये है, 2 मसले होते हैं। एक तो किसको दें जो आपा कवर करेंगी, मसला ये है कि
लोग दिखावा, मतलब अगर राशन भी दे रहे हैं किसी को, रमजान मुबारक हो गया या किसी भी टाइम ऑफ द ईयर में कुछ दे रहे हैं, तो उसकी वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें खींच के लगा रहे हैं और फिर नीचे बाकायदा लंबी लंबी रील्स और पोस्ट बना के लगा रहे हैं। देखिए कुरान पाक की इसमें आयत है, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया व इन तुख्फूहा व तुअतूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम। अगर तुम ज़ाहरी तौर पे देना चाहते हो तो दो, उसमें भी तुम्हारे लिए अच्छा, मतलब लोग देख के और भी देंगे, लेकिन रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए, शोहरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम छुपा के दोगे तो इसका कहीं ज़्यादा अजर है। हजरत एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ, मैं वही अर्ज़ करूँगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 70 गुना ज़्यादा वो अफजल भी है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी भी है। एक तो हमें जो हम देते हैं अल्लाह के रास्ते में, वो दे के ज़ाया नहीं करना चाहिए कि उसको हम एहसान जताएं या उसको तकलीफ और अज़ाब पहुंचाए, तकलीफ दें। जी, देखिए वाइट कॉल अक्सर ऐसे लोग हैं, आपको भी पता है, सफेद पोश लोग हैं, वाइट कॉलर लोग जो नहीं, जो अपने मुंह से नहीं कह रहे होते। अब अगर आपने उनके कहे बगैर उनकी हेल्प करने के लिए गए हैं तो फिर उनकी हेल्प करने का तमाशा तो ना बनाएं। हत्ता कि जुगन मैं आपको एक बात अहम अर्ज़ करता हूँ कि वो ये है कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ज़कात जब दी जाती है तो क्या बताना ज़रूरी है, लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं आज आपकी विसातत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो हौसला अफजाई, किसी की हौसला शिकनी है, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, इज़्ज़त नफ्स जो है उसका ख्याल करना चाहिए। आप ये ज़रूर देखें कि ये जिसको मैं ज़कात दे रहा हूँ ये इसका मुस्तहिक है या नहीं है, ये आप ज़रूर देखें, लेकिन उसको बताना ज़रूरी नहीं है। आप उसको कह दें हदिया है, आप उसको कह दें गिफ्ट है, तो ज़कात जब आप दे रहे हैं तो बताएं ना, उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसका भी ख्याल किया जाए। और दूसरी चीज़ जो मैं साथ साथ अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हमें बताया गया है कि जब आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो तो आप अल्लाह के रास्ते में देते हुए अपने अजीज़ व अकारब का ख्याल करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो। सिर्फ़ और सिर्फ नमूद और नुमाइश नहीं होनी चाहिए। जब हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं और अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं और ये अल्लाह की तौफीक से दे रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से। और एक और भी रिवायत मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत जो सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर थी, उनकी रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों का माल कम नहीं होता जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कही है कि कसम उठाइए इसके ऊपर, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ अमीन है, उन्हें कसम उठाने की ज़रूरत नहीं, कि जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं उनके जो माल है उसके अंदर तकलीफ़ नहीं होती। और हदीस पाक में आता है कि जो सदका है इंसान को बुरी मौत से बचाता है, बलाओं से बचाता है, और इसके अंदर ये बात कि अल्लाह की गज़ब और नाराज़गी से सदका जो है इंसान को बचाता है। बेशक, थैंक यू सो मच भैया। और अब आपकी तरफ आएंगे जी जुगन, मैं पैगाम भी और अभी मैं बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप किसी मुसलमान को रोज़ा रखवा दें। तो पिछले दिनों मैं जब कुरान पे गौर कर रही थी, पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा जो रोज़ा नहीं रख सकता, पहला हुक्म आया था वो तामुल मिस्कीन, ज़रूरतमंद को खिलाओ। यानी ये नहीं है वहाँ पे कि आप किसी को लाजमी रोज़ा रखवाओ, बल्कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी डिज़र्विंग है। कमाल की बात है कि कुरान मजीद ने जहाँ चैरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ उसने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फ़र्क नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह एक लॉजिक मैं ये बताती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम मैं तुझे दुनिया वालों का इमाम बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरी औलाद के मामले में अल्लाह आपका क्या कानून होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो ईमान नहीं लेकर आएंगे उनके लिए मेरा कोई वादा नहीं। फिर हज़रत इब्राहीम थोड़े कॉन्शियस हो गए, तो उन्होंने कहा कि चूँकि मक्का के अंदर ना पानी था, ना सब्ज़ा था, ना फसल थी, तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद, इस्माइल की औलाद को फलों की रोज़ी देना, तो सिर्फ़ नेक बंदों को देना, मेरे पैरोकार जो बुरे होंगे उनको ना देना। तो अल्लाह ने कहा नहीं इब्राहीम, दुनिया में रिस्क मैं हर एक को दूंगा, दुनिया में रिस्क मैं हर एक को दूंगा। हाँ, अलबत्ता मेरी आखिरत मुत्तकियों के लिए है, उसमें काफिरों को नहीं मिलेगा कुछ। और देखिए ब्रेक से पहले भी यही कहा ना कि ये सारे जो इंसान हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, जिनकी रगों में खून दौड़ रहा है, हम सबको हमारे रब ने ही बनाया है। और क्या पता कि जिसके साथ आप आज नेकी करें, कल को वो उसका आपकी उस नेकी की वजह से ही वो मुसलमान हो जाए। कितने लोग मुसलमान दूसरे मुसलमानों की नेकियां, पॉजिटिविटी जब भी पूछें तो वो आपको यही बताते हैं कि भाई ये एक वाकया, ये इंसिडेंट हुआ, किसी ने बड़ी नेकी का मुजाहरा किया, किसी ने। आप देखें कि एक नॉन मुस्लिम ने
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग, द ग्रेटेस्ट मैन अलाइव का कहा लिंकन कि इन the best, यूनिवर्सिटी में वो बिल्कुल लिखा हुआ है तो कि बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट लॉयर थे, बैरिस्टर थे, बेस्ट। तो ये यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोग ये जो आम तौर पे कहते हैं कि ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं देनी, कुर्बानी का गोश्त नहीं देना, तो मैं उन तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि जहाँ खुदा ने इन्फाक का जिक्र किया है वहाँ अल्लाह ताला ने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं किया। और हमारे पास टाइम होता तो हम उसके बड़े उस वसी पर वजाहत तरीके कर लेते, लेकिन आप यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि हम किसी की भी सेंसिबिलिटी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। ये एज अ स्कॉलर आपने अपनी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट अक्रॉस किया है एंड ऑब्वियसली क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं उस पर कोई बात वो एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि हर इंसान का अपना एक है। देखिए शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, डिफरेंट मतलब मज़ाहिब के अंदर भी डिफरेंट हैं ये मामलात। सो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इंसानों के साथ नेक अंदाज में पेश आएँ, इंसानों के लिए अच्छा करें, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें। भाई चलें, अगर आपको नहीं बात समझ आ रही, फॉर एग्जांपल आप तो ज़कात आप मुस्लिम्स को दे दें और नॉन मुस्लिम्स को खैरात दे दें, लेकिन दें ज़रूर। याद रखें कि पाकिस्तान में क्योंकि मिकदार मुसलमानों की ज़्यादा है तो मुस्लिम्स के लिए तो दूसरे मुसलमान बहुत करते हैं, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन है ना व्यूअर्स, वो बड़ा सफ़र करते हैं, तो उनको भी ज़रूर याद आपके घर में वो सारा दिन काम करते रहते हैं और आप नहीं, कहें कि वो आप बीमार हो गया, मतलब देखिए आपने देना अफसर नहीं। भी हैं, बहुत से लोग हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि नॉन मुस्लिम से चाहे वो आपके घर में ना भी काम करते हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई वाइट कॉलर का बंदा हो जो नॉन मुस्लिम हो, अगर मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। उसके पीछे नियत आपने जो भी बनानी है आप बना नियत तो अल्लाह जानता है, वो तो नियतें तो रब जानता है, और आप अच्छी नियत से करें, अल्लाह आपको फ़ायदा देगा। तो हम इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहे थे कि भाई खर्च करें रब की राह में, ये सिर्फ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया भैया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और प्रॉब्लम रमज़ान से पहले होगी, बिकॉज मैंने हिसाब उल्टा लगा लिया था। एक्साइटमेंट चेक करें मेरी इंशाल्लाह। वैसे एक बात बताओ व्यूअर्स, लोगों को वेरियस टाइम, लोगों को गर्मियों की छुट्टियों की एक्साइटमेंट इसकी होती है, मुझे रमज़ान मुबारक की इसलिए इतनी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि इतना खूबसूरत टाइम है बॉन्डिंग का, मोहब्बत का, नेकियां समेटने का, और वही चीज़ अगर हम पूरा साल करते रहें तो वाह क्या खूबसूरत ज़िंदगी हो जाए हर इंसान की, और कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, कभी कोई तकलीफ में नहीं सोएगा, अगर हम यही पॉजिटिविटी पूरा साल अपनी जिंदगी ये हमारी ट्रेनिंग होती है ना रमज़ान में। रमज़ान तो उस ट्रेनिंग को फिर इम्प्लीमेंट भी करना है व्यूअर्स 11 महीने। तो अब यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, और अपने प्यारे भाइयों की तरफ हम रुझान करेंगे जो पेश करेंगे नाते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ने दिल पाए माल कर डाले, तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले, या रसूल अल्लाह तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले, तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले, तेरी निगाह ने हबशी बिलाल कर डाले। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, वजीफा है हर एक गम का इलाज, इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हों, लाख खतरे हों, इसी नाम से टल जाते हैं, लाख खतरे हों, इसी नाम से टल जाते हैं। कोई देखे तो सही, कोई देखे तो सही, उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही, उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही, उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही इनकी दुहाई देकर, इश्क साबित हो तो, इश्क साबित हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क साबित हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क साबित हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। आ पड़े हैं तेरे कदमों में सुनकर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में सुनकर हम भी, जो तेरे कदमों में, जो तेरे कदमों में गिरते